बिना एक भी गोली चलाए या सरहद पर एक भी सैनिक भेजे किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाया जा सकता है। बिल्कुल। और तोपों और बारूद का वक्त अब थोड़ा पीछे छूट चुका है। सही कहा। अगर सच कहा जाए तो आधुनिक युद्ध किसी भयानक धमाके की तरह नहीं होता। ये एक इनविजिबल गैस लीक की तरह होता है। एक अदृश्य गैस लीक। हाँ। मतलब पता तब चलता है जब कोई लाइट जलाने के लिए स्विच ऑन करता है और तब तक सब तबाह हो चुका होता है। ये गैस लीक वाली तुलना बिल्कुल सटीक है, क्योंकि परंपरागत युद्ध में ना एक फिजिकल रियलिटी होती थी। राइट। एक क्लियर लाइन होती थी कि दुश्मन कहाँ है। एग्जैक्टली। उनके टैंक्स कहाँ खड़े हैं और हमारी सेना कहाँ है। लेकिन आज खतरा हवा में तैर रहा है, नेटवर्क्स के जरिए, और वो भी बिना किसी आवाज के। ओह वाओ, बिना किसी आवाज के। हाँ, और जब तक इसका प्रभाव एक आम जीवन पर दिखाई देता है, जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स का अचानक बंद हो जाना। हाँ, या बैंक अकाउंट्स का फ्रीज हो जाना, हाँ। तब तक हमलावर अपना काम करके निकल चुका होता है। और यही हमारी इस चर्चा का मुख्य बिंदु है। हमारे पास आलोक वर्मा का एक बेहद डिटेल्ड और फ्रैंकली थोड़ा डरा देने वाला 2016 का लेख है, जिसका शीर्षक है डिजिटल वेपन्स बिकमिंग टूल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। राइट। बिल्कुल। इस डीप ड्राइव का लक्ष्य ये समझना है कि आधुनिक युद्ध का मैदान अब जमीन, आसमान या समंदर से हटकर डिजिटल कोड तक कैसे आ गया है, यानी सीधे हमारी जेब में रखे स्मार्टफोन तक। वही तो। आलोक वर्मा का स्पष्ट मानना है कि साइबर वॉरफेयर अब किसी साइफाई मूवी का प्लॉट नहीं है। ये आज की सच्चाई है और ये अभी इसी वक्त घटित हो रहा है। इस विषय की गंभीरता को समझने के लिए ना थोड़ा पीछे जाना होगा। एक समय था जब हम युद्ध को 3 डायमेंशन में देखते थे, जल, थल और वायु, यानी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। सही पकड़ा। उसके बाद स्पेस एक नया डोमेन बना, लेकिन अब इसका पूरा विस्तार साइबर स्पेस में हो चुका है। साइबर स्पेस मतलब इंटरनेट की दुनिया। हाँ, ये युद्ध का एक ऐसा मैदान बन गया है जहां भौगोलिक दूरियों का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मतलब बॉर्डर्स बेमानी हो गए। बिल्कुल। एक देश में बैठा हैकर हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश के पावर ग्रिड को मैनिपुलेट कर सकता है। माइंड ब्लोइंग। और इस मैदान की सबसे डरावनी बात क्या है? सबसे डरावनी बात यह है कि इसमें कोलैटरल डैमेज यानी आम नागरिकों का नुकसान सबसे ज्यादा होता है। राइट, क्योंकि एक गोली तो सीधे सेना पर चलती है, लेकिन एक साइबर अटैक सीधे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर होता है, आम लोगों पर होता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। लेख में स्पष्ट रूप से लिखा है कि असली युद्ध अब कंप्यूटर कोड और एजेंटिक एआई एल्गोरिदम्स के जरिए लड़ा जा रहा है। हाँ, एजेंटिक एआई एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। वर्मा मेंशन करते हैं कि ये डिजिटल हथियार किसी देश की रफ्तार को बिल्कुल रोक सकते हैं, जैसे पावर ग्रिड को हैक करके पूरे शहर की बत्ती गुल कर देना, या एटीएम नेटवर्क्स को बंद कर देना, या कम्युनिकेशन सिस्टम्स को तहस-नहस कर देना। लेकिन वेट, मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा। हाँ, बोलिए। एजेंटिक एआई किसी पूरे देश के पावर ग्रिड को बंद कर देगा, ये सुनने में थोड़ा हॉलीवुड की हैकिंग मूवीज ऐसा लग रहा है, जहां एक बटन दबाते ही सब हैक हो जाता है। एग्जैक्टली। तो क्या ये वाकई आज की हकीकत है या क्या ये सिर्फ थ्योरी में एक डर है? मैं समझती हूँ कि ये सुनने में थोड़ा एग्जैजरेटेड या बढ़ा चढ़ाकर बताया गया लग सकता है, लेकिन टेक्निकली ये आज की ही हकीकत है। अच्छा। हाँ, एजेंटिक एआई को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले जो मैलवेयर या वायरस होते थे वो एक डम मिसाइल की तरह होते थे। दम मिसाइल यानी बिना दिमाग वाली? बिल्कुल। उन्हें एक टारगेट दिया जाता था और वो सीधे जाकर वहां टकराते थे। अगर रास्ते में कोई नया फायरवॉल मिल गया तो वो वायरस फेल हो जाता था? सही कहा, क्योंकि उसमें खुद सोचने की क्षमता नहीं तो थी। ये एजेंटिक एआई इससे अलग कैसे है? एजेंटिक एआई एक ऑटोनॉमस ड्रोन की तरह है। इसमें खुद फैसला लेने और बदलती स्थितियों के हिसाब से अपनी रणनीति लगातार बदलने की क्षमता होती है। वेट, खुद फैसला लेने की? हाँ, जब इस तरह का एल्गोरिदम किसी पावर ग्रिड के नेटवर्क में छोड़ दिया जाता है तो वो सिर्फ किसी एक स्विच को ऑफ करने नहीं जाता। तो वो क्या करता है? वो सिस्टम के अंदर बैठ जाता है, नेटवर्क का नक्शा बनाता है और लगातार उन कमजोरियों को ढूंढता है जिन्हें शायद वहां के इंजीनियर्स ने भी नोटिस ना किया हो। ओह वाओ, मतलब वो प्रैक्टिकली वहां रहने लगता है। एग्जैक्टली। अगर एक रास्ता बंद मिलता है तो वो कोड खुद को रीराइट करता है और दूसरा रास्ता ढूंढता है। जैसे एक मजे में छुपे उस चूहे की तरह जो चीज तक पहुंचने का रास्ता निकाल ही लेता है। बहुत अच्छी तुलना है। इसीलिए पुराने तरीके के स्टैटिक डिफेंस सिस्टम्स इसके सामने फेल हो जाते हैं। ये सीधा हमला नहीं है, ये एक इंटेलिजेंट अडेप्टिंग हमला है। मतलब दुश्मन ने एक बार कोड छोड़ दिया, उसके बाद वो कोड खुद तय करेगा कि अटैक कब और कैसे करना है।
ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विषय है। सही बात है, और खतरा यहीं खत्म नहीं होता। हाँ, और युद्ध के इस नए स्वरूप को समझने के बाद ये जानना और भी जरूरी हो जाता है कि आखिर इन डिजिटल हथियारों का इस्तेमाल आम जीवन को प्रभावित करने के लिए कैसे हो रहा है। लेख में इसके कई एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। बिल्कुल, कई खतरों का विश्लेषण किया गया है जो अलग-अलग देशों और नॉन स्टेट एक्टर्स द्वारा अपनाए जा रहे हैं। एक टर्म जो मुझे इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है डिजिटल टाइम बॉम्ब्स। हाँ, डिजिटल टाइम बॉम्ब्स, ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। इसे समझाने के लिए मैं एक तुलना करना चाहूंगा। हाँ, ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी लकड़ी के फर्नीचर की फैक्ट्री में सामान निकलने से पहले ही उसमें दीमक लग जाना। अच्छा, दीमक। ताकि जब तक वो सामान सप्लाई चेन से गुजरकर दुकान पर और फिर किसी के घर पहुंचे वो किसी काम का ना रहे, अंदर ही अंदर पूरा खोखला हो चुका हो। वही तो, और बाहर से सब नॉर्मल लगे। एग्जैक्ट तुलना है ये। इसे साइबर सिक्योरिटी की भाषा में सप्लाई चेन अटैक कहते हैं, और डिजिटल टाइम बॉम्ब्स इसका एक बहुत खतरनाक हिस्सा है। तो ये एक्चुअल दुनिया में कैसे काम करता है? लेख बताता है कि हैकर्स अब आखिरी टारगेट, जैसे कि किसी बैंक या सेना के सर्वर को सीधे हैक करने की कोशिश नहीं करते। क्यों? उन्हें सीधे टारगेट क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। इसके बजाय वो उस कंपनी को हैक करते हैं जो उस बैंक के लिए सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बनाती है। राइट, दिमाग फैक्ट्री में ही लगाना आसान है। बिल्कुल, वो फैक्ट्री के लेवल पर ही किसी अपडेट सर्वर में अपना मैलवेयर छिपा देते हैं। ओ, तो अपडेट के जरिए हमला होता है। हाँ, अब जब बैंक या गवर्नमेंट एजेंसी उस सॉफ्टवेयर का नया अपडेट डाउनलोड करती है तो उस अपडेट के साथ वो मैलवेयर भी सिस्टम में लीगली एंटर कर जाता है। लीगली एंटर कर जाता है? ये तो बहुत बड़ा लूप होल है। ये कोड चुपचाप पड़ा रहता है, कोई हलचल नहीं करता, इसीलिए इसे टाइम बॉम्ब कहा गया है। तो वो फटता कब है? वो वेट करता है महीनों तक, फिर किसी एक तय समय पर या रिमोट सर्वर से एक खास कमांड मिलने पर ये अचानक एक्टिव हो जाता है। और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हाँ, इसका असर इतना व्यापक होता है क्योंकि एक ही बार में दुनिया भर की हजारों संस्थाएं उस संक्रमित अपडेट का इस्तेमाल कर रही होती हैं। मतलब दुश्मन घर के अंदर कब और कैसे आ गया इसकी भनक तक नहीं लगती। क्योंकि दरवाजा तो खुद ही खोला गया था एक लेजिटिमेट अपडेट समझकर। Yes, where it gets really interesting. सप्लाई चेन अटैक्स तो बड़े कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट लेवल पर हो गए। सही बात है। लेकिन लेख में आम लोगों के लेवल पर होने वाले अटैक्स का भी जिक्र है, स्पेसिफिकली सोशल इंजीनियरिंग। हाँ, सोशल इंजीनियरिंग आजकल बहुत आम हो गया है। इसके मुताबिक रशियन हैकर्स द्वारा नकली या फेक क्यूआर कोड और वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट भेजकर सिग्नल और व्हाट्सएप अकाउंट्स को हैक करने की घटनाएं सामने आई हैं। बिल्कुल, ऐसे बहुत केसेस हो रहे हैं। लेकिन यहां मुझे सच में कंफ्यूजन है। हम सब मानते हैं कि व्हाट्सएप और सिग्नल एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हैं। हाँ, कंपनी तो यही दावा करती है। उनका दावा है कि बीच में कोई मैसेज पढ़ ही नहीं सकता। तो फिर एक क्यूआर कोड स्कैन करने से इतना बड़ा हैक कैसे हो जाता है? ये एन्क्रिप्शन कहाँ चली जाती है? ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि इनक्रिप्शन हर तरह के हैक से बचा सकती है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि तकनीक के अंदर की सुरक्षा को नहीं तोड़ा जा रहा। अच्छा, तो फिर क्या हो रहा है? सिग्नल या व्हाट्सएप का एन्क्रिप्शन अभी भी वैसा ही मजबूत है। हैकर उस एन्क्रिप्शन को तोड़ने में टाइम वेस्ट नहीं करता। तो वो किस चीज को टारगेट करता है? तो वो इंसानी दिमाग को धोखा देता है। इसे ही सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो मैकेनिक्स क्या है इसके? कैसे करते हैं वो ये? इसका तरीका है जिसे सेशन हाईजैकिंग या लिंक्ड डिवाइस ट्रिक कह सकते हैं। हैकर आपको एक ईमेल या मैसेज भेजता है। और वो मैसेज कैसा दिखता है? वो दिखने में बिल्कुल ऑफिशियल व्हाट्सएप या सिग्नल की तरह होगा। उसमें लिखा होगा वेरीफाई योर अकाउंट इमीडिएटली टू प्रिवेंट डीएक्टिवेशन, और साथ में क्यूआर कोड होगा। तो एक अर्जेंसी क्रिएट की जाती है। हाँ, आम इंसान डर जाता है कि उसका अकाउंट बंद ना हो जाए, और वो तुरंत अपना व्हाट्सएप खोलकर लिंक डिवाइसेस वाले स्कैनर से उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेता है। वेट, लिंक्ड डिवाइसेस का ऑप्शन तो व्हाट्सएप वेब चलाने के लिए होता है ना? एग्जैक्टली। तो वो असल में अकाउंट वेरीफाई नहीं कर रहे होते हैं। वाओ, वो असल में हैकर के कंप्यूटर को अपने अकाउंट का एक लेजिटिमेट लिंक्ड डिवाइस बना रहे होते हैं। सही पकड़ा। जैसे ही स्कैन कंप्लीट होता है, हैकर के पास पूरी चैट हिस्ट्री आ जाती है और वो उस नाम से किसी को भी मैसेज भेज सकता है। मतलब एन्क्रिप्शन वहां फेल हो जाती है जहां इंसान खुद अपने घर की चाबी हैकर के हाथ में रख दे। वही तो, यहाँ लेख किसी राजनीतिक या भौगोलिक पक्ष को नहीं चुन रहा, बल्कि वो ऑब्जेक्टिव तरीके से ये दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैकर्स किस तरह के साइकोलॉजिकल तरीके अपना रहे हैं, ताकि हम उन पैटर्न्स को पहचान सकें। सही बात है, ये तकनीक से ज्यादा साइकोलॉजी का खेल है।
और जब तकनीक और साइकोलॉजी दोनों एक साथ आते हैं तो एआई डीप फेक्स जैसी चीज जन्म लेती है। हाँ, डीप फेक्स। लेख में डीप फेक्स का जो मुद्दा दिया गया है वो और भी गंभीर है। यहाँ एक हाल ही के उदाहरण की चर्चा की गई है जिसमें एक पाकिस्तानी डीप फेक वीडियो का निशाना इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल थे। ये सच में बहुत अलार्मिंग केस था। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक बिल्कुल नया लेवल लगता है। डीपफेक तकनीक ने मैनिपुलेशन की क्षमता को एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जहां आंखों देखी पर भी विश्वास करना मुश्किल है। तो ये बनाते कैसे हैं इन डीप फेक्स को? करके इनके जरिए हैकर्स अब किसी भी व्यक्ति का चेहरा और आवाज बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ क्लोन कर सकते हैं। परफेक्ट एक्यूरेसी मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं? एआई फेशियल माइक्रो एक्सप्रेशंस और होठों की मूवमेंट्स को इतना सटीक बनाता है कि डिफरेंस पकड़ना आम इंसान के बस का नहीं रहा। और इसका इस्तेमाल सेना के खिलाफ कैसे होता है? जैसे लेख में मेंशन किया गया है, इसका इस्तेमाल सेना के अधिकारियों को टारगेट करने के लिए होता है। इमेजिन कीजिए, एक सीनियर ऑफिसर के पास उनके ही सीनियर का एक अर्जेंट वीडियो कॉल आता है। चेहरा वही है, आवाज वही है। हाँ, और वो उस वीडियो कॉल पर कोई क्लासिफाइड जानकारी मांग रहे हैं। ओ बाप रे, कोई भी धोखा खा जाएगा। या फिर डीप फेक का इस्तेमाल किसी ऑफिसर की ऐसी नकली वीडियो बनाने में किया जा सकता है जिसमें वो कुछ गैर कानूनी कर रहे हों। और फिर उस वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया जाता होगा। एग्जैक्टली। इसका मकसद सिर्फ डाटा चुराना नहीं है, इसका मकसद है सेना के अंदर और सेना और जनता के बीच ट्रस्ट को पूरी तरह तोड़ देना। यानी विश्वास को तोड़ देना। युद्ध में मॉरल और ट्रस्ट को तोड़ना ही सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। और इसी सूची में एक आखिरी बड़ा थ्रेट वेक्टर है राज्य प्रायोजित जासूसी यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड एस्पियोनाज। लेख में ईरान के खुफिया मंत्रालय से जुड़े एक साइबर जासूसी ग्रुप मडी वाटर का विशिष्ट जिक्र है। ये ग्रुप न सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी एक्टिवली ऑपरेट कर रहा है। देखिए, पारंपरिक जासूसी का कॉन्सेप्ट अब पूरी तरह बदल गया है। पहले एजेंट्स को दूसरे देश में भेजना पड़ता था ना? हाँ, फिजिकल रिस्क लेना पड़ता था। अब मडी वाटर जैसे एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स या एपीटी ग्रुप्स अपने देश में बेसमेंट में बैठकर दुनिया भर के सेंसिटिव नेटवर्क्स में इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। ये आम हैकर्स तो नहीं लगते? नहीं, ये आम हैकर्स नहीं है जो क्रेडिट कार्ड चुराकर गाड़ियां खरीदते हैं। ये हाई लेवल स्टेट एसेट्स हैं। तो इनका मेन गोल क्या होता है? इनका काम है सालों तक किसी दूसरे देश के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज या आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स के नेटवर्क में चुपचाप बैठे रहना और वहां से रणनीतिक जानकारी, ब्लूप्रिंट्स और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स चुराना। सही कहा। जब इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय हमले आम लोगों और कॉर्पोरेट सप्लाई चेन्स को निशाना बनाते हैं तो हम सोच सकते हैं कि इसका असर सिर्फ मिलिट्री सीक्रेट्स तक नहीं रहता। बिल्कुल, इसका एक सीधा और भयानक असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और यहाँ हम नंबर्स की बात कर सकते हैं। हाँ, लेख जब एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों पर आता है तो वो नंबर्स सच में किसी को भी हिलाकर रख सकते हैं। मैं सहमत हूँ, आंकड़े हमेशा सच्चाई दिखाते हैं, भले ही वो सच्चाई कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। मैं इन नंबर्स पे थोड़ा ठहरना चाहूंगा क्योंकि ये नंबर्स हवा में नहीं है जी। इनका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। बोलिए, क्या कहते हैं आंकड़े? तो नंबर्स कुछ इस तरह हैं जी। भारत में पिछले 6 सालों में जी। साइबर क्राइम से होने वाला कुल नुकसान 52,976 करोड़ से अधिक रहा है। बाप रे, 52,976 करोड़। और अगर इसका ब्रेकअप देखें जी। तो अकेले साल 2024 में नुकसान 22,845 करोड़ से ज्यादा था। और अगले साल का क्या प्रोजेक्शन है? वही साल 2025 में ये फिगर 19,813 करोड़ रहा। मैं वाकई इन आंकड़ों पे शॉक में हूँ। ये नंबर्स तो सच में डरा देने वाले हैं। 52,976 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। जी। हम यहाँ किसी एक इंसान के बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए गायब होने की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये रकम तो कई छोटे देशों की पूरी जीडीपी के बराबर है। वही तो। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? जब आर्थिक नुकसान इस लेवल पर हो रहा हो तो क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सच में इसका सामना करने के लायक बचा है? ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? ये एक बहुत लॉजिकल सवाल है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है और इसका इकोनॉमी पर क्या असर होता है। हाँ, मतलब इतना पैसा सिस्टम से निकल गया। अगर इन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए ना तो ये सिर्फ फ्रॉड विक्टिम्स के बैंक अकाउंट से गया हुआ पैसा नहीं है, ये एक मैसिव वेल्थ ट्रांसफर है। मैसिव वेल्थ ट्रांसफर कैसे? इसमें रैंसमवेयर अटैक्स शामिल हैं जहां बड़े हॉस्पिटल्स और फैक्ट्रीज का डेटा एन्क्रिप्ट कर दिया जाता है और उन्हें अनलॉक करने के लिए
मिलियंस ऑफ डॉलर्स क्रिप्टो में माने जाते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा इसमें कॉर्पोरेट एस्पियोनाज शामिल है, जहां सालों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट चोरी हो जाती है। तो इसका रिपल इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पर पड़ता होगा। एग्जैक्ट। ये पूरे देश की आर्थिक रफ्तार पर लगने वाला एक इनविजिबल फ्रिक्शन है। इनविजिबल फ्रिक्शन अच्छा वर्ड है। जब ऐसी विशाल रकम इकोनॉमी से इस तरह बाहर ड्रेन होती है तो उसका सीधा असर बिजनेस के स्केल होने पर पड़ता है। और नई जॉब्स क्रिएट होने पर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर भी। सही कहा। और जो सवाल था कि क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका सामना कर सकता है, देखिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का आना सकारात्मक है। हाँ, यूपीआई, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल सर्विसेज ने जिंदगी आसान तो की है। लेकिन रियलिटी ये है कि हमारी सुरक्षा प्रणाली की रफ्तार हमलावरों के इनोवेशन की रफ्तार से पीछे रह गई है। अटैक सरफेस बढ़ गया है। अटैक सरफेस बढ़ गया है मतलब हमले की जगह बढ़ गई है। हाँ, हर नया स्मार्ट डिवाइस, हर नया ऑनलाइन अकाउंट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया दरवाजा बन गया है। इन विशाल आर्थिक आंकड़ों और थ्रेट्स को देखने के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि भारत जैसा देश खुद को इन खतरों से बचा कैसे सकता है। क्योंकि पीछे हटना और इंटरनेट बंद कर देना तो कोई ऑप्शन नहीं है। वही तो। और इसीलिए लेख में आगे एक पूरी रचनात्मक रणनीति यानी डिफेंस स्ट्रैटेजी पर बात की गई है। डिफेंस स्ट्रैटेजी आज के टाइम में सबसे जरूरी है। लेख एक बड़ा क्लाइम करता है कि भारत के लिए अब साइबर सिक्योरिटी ही असल में नेशनल सिक्योरिटी है। इन दोनों के बीच की लाइन मिट चुकी है। बिल्कुल मिट चुकी है। इससे निपटने के लिए कुछ कड़े सुझाव दिए गए हैं। पहला पॉइंट है मिलिट्री डॉक्ट्रिन को लेकर, मतलब साइबर सुरक्षा को फॉर्मली सैन्य रणनीतियों का हिस्सा बनाना। इसका एसेंशियली आशय ये है कि सेना का स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। कैसे? तक हम फिजिकल बॉर्डर्स की गार्डिंग पर खर्चा करते थे, लेकिन अब मिलिट्री डॉक्ट्राइन में साइबर डिफेंस को फ्रंट लाइन वॉरफेयर मानना होगा। तो इसके लिए नए कमांड्स बनेंगे? हाँ, डेडिकेटेड साइबर कमांड सेंटर्स की जरूरत होती है। ये सिर्फ डिफेंसिव नहीं होते। ओह, तो सेना अटैक भी करेगी? डॉक्ट्राइन का मतलब है कि अगर हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्टेट स्पॉन्सर साइबर अटैक होता है तो हमारी सेना के पास जवाबी कार्रवाई यानी एक्टिव हैकिंग करके दुश्मन के सर्वर को न्यूट्रलाइज करने का क्लियर मैंडेट और क्षमता होनी चाहिए। बेस्ट डिफेंस इज अ गुड ऑफेंस, है ना? दूसरा सुझाव पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। हाँ, जिसमें सरकारी नेटवर्क्स को सुरक्षित बनाने की बात कही गई है। और साथ ही जनता के लिए पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने की। और तीसरा सुझाव है टूल्स और एप्स के प्रैक्टिकल इस्तेमाल का। जैसे सरकार द्वारा शुरू की गई पहल संचार साथी और कवच। लेखक ने कहा है कि एक तरफ हमें अपने नेशनल नेटवर्क्स को हाईली सिक्योर और टॉप सीक्रेट रखना है। हाँ, और दूसरी तरफ पब्लिक ट्रांसपेरेंसी भी बनाए रखनी है। जरा सोचिए, क्या सुरक्षा और पारदर्शिता एक दूसरे के नेचुरल ऑपोजिट्स नहीं है? ये एक बहुत कॉमन डाउट है। अगर आप किसी चीज को सिक्योर करना चाहते हैं तो इंस्टिंक्ट तो यही होगा ना कि उसे लॉक कर दें और सबसे छुपा लें। सही बात है। तो एक सेम सिस्टम में मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी और पब्लिक ट्रांसपेरेंसी प्रैक्टिकली कैसे कोएग्जिस्ट कर सकती हैं? ये सिर्फ पॉलिसी मेकर्स की विशफुल थिंकिंग लगती है मुझे। ये एक बहुत ही वैलिड और फंडामेंटल पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट लगता है देखने में। अक्सर नीति निर्माता भी इसी समस्या में उलझते हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है? मॉडर्न आर्किटेक्चर में ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को मजबूत करते हैं। इसे समझने के लिए आर्किटेक्चर स्प्लिट को देखना होगा। आर्किटेक्चर स्प्लिट वो क्या होता है? सुरक्षा का मतलब डेटा को एक ब्लैक बॉक्स में छुपाना नहीं है, बल्कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करना है। और पारदर्शिता का मतलब है नागरिकों को उसके अपने डेटा पर कंट्रोल देना। ओके, तो लेख में जो संचार साथी पोर्टल का उदाहरण है वो इसमें कैसे फिट होता है? वो इस स्प्लिट को परफेक्टली समझाता है। संचार साथी प्रैक्टिकली इन ऑपोजिट फोर्सेस को बैलेंस करता है। अच्छा, तो वो बैलेंस कैसे करता है? ऐसे देखिए, बैकएंड पर सरकार टेलीकॉम ऑपरेटर्स और डेटाबेसेस के बीच डेटा को स्ट्रांगली एनक्रिप्ट और सिक्योर करती है। वहां आम इंसान की कोई एक्सेस नहीं होती, राइट? एग्जैक्टली, वहां कोई एक्सेस नहीं है। ये हुई उनकी सिक्योरिटी पेरीमीटर। लेकिन फ्रंट एंड पर उन्होंने संचार साथी नाम का एक ट्रांसपेरेंट पोर्टल पब्लिक को दे दिया। और इस पोर्टल पे क्या होता है? इस पोर्टल का इस्तेमाल करके कोई भी आम नागरिक अपने आधार कार्ड या आईडी से लिंक किए गए सभी फोन नंबर्स को देख सकता है। ओह, मतलब मेरे नाम पर कितने सिम चल रहे हैं वो मुझे दिख जाएगा। सही कहा। अगर किसी को वहां कोई ऐसा नंबर दिखता है जो उसने कभी खरीदा ही नहीं, तो वो वहीं से उस फेक कनेक्शन को ब्लॉक या रिपोर्ट कर सकता है। ओह वाह,
तो पब्लिक खुद नेटवर्क की सफाई में मदद कर रही है। एग्जैक्टली हैकर ने बैकएंड नहीं तोड़ा था, उसने फेक आईडी देकर एक नया नंबर इशू करवाया था। राइट। अगर सिस्टम टोटली सीक्रेट होता तो किसी को कभी पता ही नहीं चलता कि उसके नाम पर कोई नंबर चल रहा है और फ्रॉड हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी ने आम आदमी को एम्पावर्ड किया और उस एक्शन ने पूरे नेटवर्क की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया। तो इस तरह पब्लिक पोर्टल के जरिए ट्रांसपेरेंसी और बैकएंड इंक्रिप्शन के जरिए सिक्योरिटी दोनों प्रैक्टिकली एक साथ काम करते हैं। अब मैं इसका लिंकेज पूरी तरह समझ पा रहा हूं। ये डिजाइन का हिस्सा है, सरकारी नीतियां, मिलिट्री की रणनीतियां और ऐसे औपचारिक पोर्टल्स अपनी जगह बेहतरीन काम कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम पिछली कड़ियों की तरफ देखते हैं, जहां एजेंटिक एआई की बात हो रही थी या जहां हमले सीधे आम इंसान के व्हाट्सएप और सिग्नल जैसी एप्स पर हो रहे हैं, जहां क्यूआर कोड और डीप फेक्स सीधे किसी की स्क्रीन पर आ रहे हैं, वही तो वहां ये टॉप लेवल पॉलिसीज या मिलिट्री कमांड शायद बिल्कुल उस पर्टिकुलर मोमेंट पर मदद ना कर पाए। सही कहा। वहां तो अंतिम सुरक्षा कवच, आखिरी फायरवॉल खुद आम नागरिक को ही बनना पड़ेगा। एकदम सही पकड़ा। युद्ध चाहे जितना भी हाईटेक हो जाए, ग्राउंड जीरो वही इंसान है जो उस वक्त स्क्रीन को देख रहा है। और इस भाग को मैं असली हथियार बुलाना चाहूंगा। लेखक बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि फिशिंग और डीप फिक्स के खिलाफ पब्लिक अवेयरनेस सबसे बड़ी जरूरत है। जागरूकता सबसे बड़ा डिफेंस है। इस पूरे लेख में एक कोट है जिसने मेरे दिमाग में एक अलार्म बजाया। लेखक कहते हैं, हमें तकनीक के साथ साथ तकनीकी सतर्कता यानी टेक्निकल अलर्टनेस को अपना हथियार बनाना होगा। टेक्निकल अलर्टनेस बहुत ही पावरफुल फ्रेज है ये। इसके साथ ही इंटेलिजेंस शेयरिंग यानी अंतर्राष्ट्रीय खुफिया जानकारी साझा करने और उस जानकारी को आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है। इंटेलिजेंस शेयरिंग से ही पता चलता है कि नए अटैक्स कैसे हो रहे हैं। मैं इस विषय को समेटते हुए एक चीज कहना चाहूंगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चाहे आप अपने सिस्टम में दुनिया के सबसे महंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल लें या कितने भी एडवांस जीरो ट्रस्ट फायरवॉल लगा लें, अंत में इंसानी दिमाग ही सबसे बड़ा, सबसे जरूरी और आखिरी फायरवॉल है। मैं इस टिप्पणी से 100% एग्री करती हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी को डिफीट करने के लिए हैकर्स ने अब इंसानों को हैक करना शुरू कर दिया है। इंसान को हैक करना आसान है क्या? एल्गोरिथम्स के कंपैरिजन में हाँ, क्योंकि इंसानी दिमाग जो सोचना, ठहर कर एनालाइज करना और कॉन्टेक्स्ट समझना जानता है, एल्गोरिथम्स तो सिर्फ रूल्स और इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हैं। लेकिन इंसान जल्दी डर भी जाता है, जैसे उस क्यूआर कोड वाले एग्जाम्पल में हुआ। वही तो पॉइंट है। जब कोई इंसान अपने फोन पर आने वाले एक अर्जेंट, डर पैदा करने वाले मैसेज को देखकर तुरंत एक्शन लेने के बजाय एक पल के लिए रुकता है, वो थोड़ा सोचता है। हाँ, वो सोचता है कि क्या मेरे बैंक का लिंक वाकई ऐसे अजीब यूआरएल से आएगा। ये जो रुकने का छोटा सा पल है ना, वही असल में तकनीकी सतर्कता या टेक्निकल अलर्टनेस है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में जानकारी शेयर करती हैं कि मडी वाटर ग्रुप अब ये नई क्यूआर टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, तो वो जानकारी सिर्फ सर्वर्स और सैन्य कमांड्स तक लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए। उसकी जागरूकता एक आम आदमी के लेवल तक, एक लोकल लैंग्वेज फॉर्मेट में पहुंचनी चाहिए। टेक्नोलॉजी और एक सतर्क जागरूक नागरिक का यही कॉम्बिनेशन ही इस नए डिजिटल युद्ध में सबसे मजबूत ढाल बन सकता है। बिल्कुल सही समरी दी है यहाँ। अगर इस पूरी चर्चा के रस को निकालें तो ये क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि युद्ध का मैदान, युद्ध के हथियार और युद्ध का असर, तीनों का रूप पूरी तरह से बदल चुका है। पूरी तरह से। हमने जहां से इस बात की शुरुआत की थी कि अब तोपों की आवाज या फाइटर जेट्स का शोर नहीं होगा, वो प्रैक्टिकली समझ आ रहा है। साइबर अटैक्स किसी देश की आर्थिक रगों को, यानी उसके इकोनॉमिक वेन्स को अंदर से खोखला कर देते हैं। लेकिन इस गहन चर्चा के बाद एक नया और फ्रैंकली थोड़ा अनसेटलिंग विचार उभर कर सामने आता है। एक ऐसी सच्चाई जिस पर शांति से बैठकर बहुत गहराई से सोचना होगा। वो क्या है? अगर आज इस नए युद्ध का मैदान हमारे मोबाइल फोन्स, व्हाट्सएप अकाउंट्स और देश के बड़े पावर ग्रिड्स हैं, हाँ, तो सोचिए जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स और भी ज्यादा आम हो जाएगा। स्मार्ट डिवाइसेस का आना। क्या भविष्य में हमारे घर के आम स्मार्ट उपकरण जो इंटरनेट से जुड़े हैं, जैसे कि एक स्मार्ट फ्रिज, हमारे लिविंग रूम का स्मार्ट थर्मोस्टैट, या शायद किसी मरीज के दिल में लगा हुआ इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्ट पेसमेकर, वही, क्या ये सब किसी अंतर्राष्ट्रीय साइबर युद्ध के नए टारगेट और नई कैजुअलिटीज बन सकते हैं? जब हर चीज कनेक्टेड होगी तो क्या हर चीज हथियार बन सकती है? ये एक ऐसी सच्चाई है और एक ऐसा सवाल है जो वाकई नींद उड़ा देने